अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। और आज के इस वीडियो में जो कि हम लोग उर्दू पेडागोजी के टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफी अहम होगा, वो इस शेर से शुरू करते हैं कि न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। कहा जा रहा है कि मौजू से मुताल्लिक मालूमात और हालात के मुताबिक तलबा शनीदा यानी कि सुना हुआ इक्तिबास जुमलों, मुहावरों, लफ्जों से खास माना अखज करते हैं। शुनीदा पैगाम की इस तरह तौजीह होती है। तौजीह का मतलब डिटेल। ऑप्शन नंबर ए में है ऊपर से नीचे ज़ैली महारत, कुल लिसानी अंदाजे अमल, मरबूत अंदाजे नजर, नीचे से ऊपर ज़ैली महारत। दोस्तों, सबसे पहले आप यहां देखिए क्या हो रहा है। कहा जा रहा है कि मौजू से यानी किसी टॉपिक से मुतालिक मालूमात और हालात के मुताबिक तलबा शुनीदा यानी सुने हुए चीजों को पहले कैसे सुनता है, तो पहले वो जुमला में सुनता है, फिर किस में सुनता है, तो फिर मुहावरा में सुनता है, फिर किस में सुनता है, फिर लफ्ज में। तो आप क्या देख रहे हैं यहां से आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे। क्या हो रहा है, तो ऊपर से नीचे। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, कहां गया, ऊपर से नीचे ज़ैली महारत, है ना। और अगर यही होता पहले हर्फ, फिर लफ्ज, फिर जुमला, फिर फिक्रा, फिर आपका मुहावरा, फिर कहानी, फिर कहावत, तो फिर हो जाता नीचे से ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला कहा जा रहा है कि आमोजगार किस तरह जबान का इक्तिसाब करता है। इक्तिसाब का मतलब हुआ अर्जन। इक्तिसाब का मतलब अर्जन। और आपको पता है कि अर्जन कहां होता है, तो अर्जन होता है मादरी जबान में। और अर्जन कैसे होता है, तो अर्जन जो है ना एक फितरी अमल है, यानी कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, तो हमें पूछा गया कि आमोजगार किस तरह जबान का इक्तिसाब करता है। फितरी तामुली माहौल में जबान को बरत कर, जबान की साख्त का तज्जिया करके, तज्जिया का मतलब विश्लेषण, जबान के अदब का मुताला करके, जबान के बोलने वालों की सकाफत का मुताला करके। सबसे पहले आप यह समझें कि लफ्ज इक्तिसाब जब आया है तो मुताला तो होगा नहीं, इसलिए कि मादरी जबान की हम लोग मुताला नहीं करते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा। लेकिन फिर यहां देखिए, आप ये देखेंगे तो दोस्तों आपको ये मिलेगा कि फितरी तामुली माहौल में, यानी कि एक नेचुरल जो आपके परिवेश होता है जी, उसमें हम जबान को कैसे बरत कर हासिल करते हैं जी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उस्ताद के जरिया पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियात को फरोग देता है। यानी ये कह रहे कि एक टीचर ने सवाल पूछा क्लासरूम में, अब वो कौन सा ऐसा सवाल है जो कसीर लिसानियात यानी कि बहुभाषिकता को क्या करता है, डेवलप करता है, यानी कि उसको बढ़ावा देता है। अब उस्ताद ने सवाल क्या पूछा, एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। सब्जियों के नाम अपनी जबान में लिखें। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, क्या तुम खत लिख चुके हो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हम यह सवाल करें आपसे कि एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, तो आप अदद बताइएगा, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, तो इसमें अदद ही होगा ना। लेकिन हम आपसे यह सवाल करेंगे क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, तो आप दो ही लफ्ज बोलोगे, यस या नो बोलोगे। क्या तुम खत लिख चुके हो, इसमें भी आप यस या नो बोलिएगा, है ना, हाँ या नहीं बोलिएगा। लेकिन हम ये कहें कि सब्जियों के नाम अपनी जबान में, तो अपनी जबान में ये क्या होगा कि सारे बच्चे क्या बोलेंगे,
वो अपनी मादरी जबान में बोलेंगे। तो जहां पर बच्चे मादरी जबान में बोलेंगे वही ना कसीर लिसानियात हुआ। तो इसलिए यहां पर क्या होगा आपका, सब्जियों के नाम अपनी जबान में लिखे। यही क्या होगा कि क्लासरूम में कसीर लिसानियात को फरोग देना होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है 4 नंबर में, बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियात से मुराद है। यानी ये कहा जा रहा है कि एक आपके रणनीति के तौर पर बहुभाषिकता जो है ना उससे क्या मुराद है। ऑप्शन ए में है, स्कूल में बहुत सी जबानों की तदरीस, तमाम तलबा को मादरी जबान की तदरीस व आमोजिश, तलबा की जबानों का इस्तेमाल, तलबा को गैर मुल्की जबान सीखने के काबिल बनाना। देखिए अब आपको यहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर में कि आपको यह बताना है कि बतौर हिकमत अमल यानी एक रणनीति के तौर पर कसीर लिसानियात से मुराद क्या है, यानी बहुभाषिकता से मुराद क्या है। तो बहुभाषिकता का मतलब यह हुआ कि दोस्तों 2 या 2 से ज्यादा जबानों का क्या हो, इस्तेमाल। यही क्या हो जाएगा आपका, बहुभाषिकता हो जाएगा। स्कूल में बहुत सी जबानों की तदरीस, तदरीस का मतलब होता है पढ़ाना यानी शिक्षण। स्कूल में आपको बहुत सी जबानों की तदरीस नहीं दी जाती है जी, ऐसा नहीं होता है जी। पहले आपको एक जबान में तालीम दी जाती है फिर अलग करके। तमाम तलबा को मादरी जबान की तदरीस व आमोजिश, मादरी जबान आप घर पे पढ़ते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। मादरी जबान आप खुद से हासिल कर लेते हैं, तो इसलिए ये वाला भी क्या हो जाए, कट जाएगा। तलबा की जबानों का इस्तेमाल, आपने पढ़ा होगा कि कसीर लिसानियात में यह कहा गया है कि हमें बच्चे को उनकी मादरी जबान में बोलने के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, यानी कि हौसला अफजाई करनी है। यह बात कही गई है ना। तो यही है कि तलबा की जबानों का इस्तेमाल, यही आपका होगा कसीर लिसानियात। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके स्क्रीन पर 5 नंबर में, कहा जा रहा है कि एक जबान के बोलने वालों में दूसरी जबान के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल आम बात है, इसे कहा जाता है। जबान और उसके अल्फाज को बदलना और मिलाना, जबान की मुंतकिली, काबिल फहम गुफ्तगू करना, समाजी लिसानी रवैये। इसका मतलब यह हुआ कि एक आदमी एक जबान बोलता है ना, तो दूसरी जबान के अल्फाज आमतौर पर इस्तेमाल हो ही जाते। जैसे मान लीजिए हम लोग उर्दू बोलते हैं तो कहते हैं कि प्रयोग, है ना। इसी तरह हम लोग बोल देते हैं फैन, बाईसाइकिल, वॉच, पापा, डैडी, मम्मी, ये सब हम लोग बोल देते हैं। हालांकि एक जबान बोलने वाले दूसरी जबान को आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। एक जबान के इस्तेमाल करने वाले दूसरी जबान के अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या होता है कि एक जबान की महारत जो है ना दूसरी जबान में आपकी ट्रांसफर हो जाती है। तो इसी को कहा जाता है मुंतकिली, और मुंतकिली को ही कहा जाता है दोस्तों भाषा। क्या कहा जाता है इसे हिंदी में, तो भाषा जी का अंतरण, भाषा का अंतरण। चूंकि ये हिंदी में भी एक लफ्ज ये आया है, इसे क्या कहते हैं, भाषा का अंतरण। तो इसीलिए होगा जबान की मुंतकिली जी। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जबान के हवाले से कौन दुरुस्त है। उसूल के ताबे नजाम है, ये नजाम मुनज्जम है, ये नजाम सौत है, ये तहरीर के ताबे निजाम है। यानी ये कहा जा रहा है कि भाषा के लिहाज से कौन सी बात जो है ना वो सही है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों क्या है कि जबान जो है वह हमारे इजहारे राय यानी कि इजहारे ख्याल का क्या है, जरिया है। यानी जबान जो है वो तहसील का क्या है, जरिया है। यानी जबान जो है वो संप्रेषण का क्या है, माध्यम है। तो अब यहां पर समझिएगा जबान की 4 महारत है, कौन कौन, एल, एस, आर, डब्ल्यू। लेकिन आपने ये जाना कि पहले जो होता है लिसनिंग होता है यानी सुनना, फिर स्पीकिंग यानी कि बोलना, फिर रीडिंग यानी कि पढ़ना, फिर राइटिंग यानी कि लिखना। लेकिन एक आदमी ये चाहे कि पहले सिर्फ हम सुनने का विकास करें,
बोलने का नहीं तो नहीं होगा। इसलिए कि ये चारों क्या होते हैं, आपस में अंतः संबंधित होते हैं, मिले हुए होते हैं। तो जबान के हवाले से कौन सी बात दुरुस्त है, ये उसूल के ताबे। उसूल के ताबे का मतलब होता है कि ये नियम के अधीन है जबान, जी नहीं, पहले जबान है तब फिर नियम है। पहले आदमी होगा तब ना नियम लागू होगा। मान लीजिए कि खुला मैदान है, कहीं आदमी है ही नहीं, वहां क्या नियम लागू होगा? तो पहले जबान है फिर नियम है। तो ये उसूल के ताबे है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये निजाम मुनज्जम है। निजाम मुनज्जम का होता है कि ये क्या है दोस्तों, ये सुव्यवस्थित है। क्या है ये जो है क्या है आपका, सुव्यवस्थित है। ठीक है, ये क्या है, सुव्यवस्थित है, यानी कि एक सब आपके मिले जुले हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये निजाम सौत है। निजाम सौत का मतलब ये होता है कि ये आवाजों की जबान है या फिर ये तहरीर के ताबे। देखिए, अगर हम कहें कि सिर्फ आवाज से ही हम अपनी राय को इजहार ख्याल कर सकते हैं तो गलत हो जाएगा। हम अपनी इजहार ख्याल जो है ना लिख कर भी कर सकते हैं, हम लिख कर नहीं कर सकते, अपने एक्सप्रेशन से, इशारा से भी कर सकते हैं, वहां आवाज नहीं है। तो इसलिए ये दोनों बातें कट जाएगी। अगर हम कहें कि तहरीर के ताबे है तो कुछ लोग बोलकर अपनी इजहार ख्याल करते हैं, तो ये भी कट जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, ये निजाम मुनज्जम है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इब्तिदाई सतह पर जबान की आमोजिश का सबसे अहम माखज क्या है? माखज का मतलब होता है स्त्रोत, यानी प्रारंभिक दौर में अगर आप भाषा सीखते हैं, जबान की आमोजिश, आमोजिश का मतलब होता है अधिगम। यानी यह कहा जा रहा है कि इब्तिदाई सतह पर जबान की आमोजिश का सबसे अहम माखज यानी सबसे बेस्ट जो स्त्रोत है वो क्या होगा? ऑप्शन ए में अखबार, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी क्लासरूम की सारी चीजें, और अदबे इत्फाल। अदबे इत्फाल का मतलब होता है बाल साहित्य। दोस्तों, इब्तिदाई दौर में सबसे पहले क्या है, तो आपका यही इब्तिदाई बाल साहित्य है। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि दर्जे झैल में एक तहत शऊरी अमल है और तलबा इसका इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं। ये क्या होगा? जबान का इक्तिसाब, दूसरी जबान, लिसानी महारत, जबान की आमोजिश। इसमें दो लफ्ज है, पहले इस पर आप ध्यान दे दीजिए। एक लफ्ज है आपका तरसील। तो तरसील का मतलब आप जान ही गए हैं पहले से कि इसका मतलब क्या होता है, संप्रेषण होता है, यानी कि कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और एक लफ्ज होता है तहत शऊरी। तहत शऊरी का मतलब होता है कि फित्री अमल, यानी कि फित्री काम, यानी जो ऑटोमेटिकली होता है। तो दो चीज समझ गए। एक लफ्ज आता है दानिस्ता। दानिस्ता का मतलब यह होता है कि वो काम जिसमें प्रयास करना पड़े, जिसमें आप जागरूक हो। जैसे पढ़ने के लिए आपको इसमें दानिस्ता अमल करना होगा। पढ़ने के लिए आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि सिर्फ किसी चीज को पढ़ लेना आपके क्या कहते हैं लक्ष्य की प्राप्ति इसमें नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि हमें कहा गया कि भाई सीटेट आप पढ़ने के लिए उर्दू पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, आपको जो सीडीपी और क्या कहते हैं मैथ, ये सब पढ़ लीजिएगा तो आप हो जाइएगा। यूट्यूब पर लाखों वीडियो है, क्या सबको पढ़ते रहे तो हो जाएगा? जी नहीं, आपको एक सुव्यवस्थित ढंग से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पढ़ना होगा। यानी कि दोस्तों आपको एक दानिस्ता अमल करना होगा, यहां जागरूक वाला। तो ये दानिस्ता जो होता है ना, ये किस में आता है? आमोजिश में। और जब आमोजिश आ जाएगा तो ये किस में आएगा दोस्तों? तो ये दूसरी जबान में आएगा। किस में आएगा? दूसरी जबान में। ठीक है, लेकिन जब फित्री अमल आएगा तो यहां पर आपका मुराद होगा पहली जबान। और जैसे ही पहली जबान होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका इक्तिसाब। और इक्तिसाब को ही हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे हिंदी में कहते हैं अर्जन। ठीक है, तो दर्जे झैल में एक तहत शऊरी अमल है और तलबा इसका इस्तेमाल तरसील के यानी बातचीत के लिए करते हैं। तो वो जबान का इक्तिसाब है। क्या है? जबान का इक्तिसाब है, यानी कि भाषा अर्जन है। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। 9 नंबर सवालों का जवाब दीजिए आप। जी बताइए। इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है आपसे कि यह बताइए, क्या कहा जा रहा है कि दर्जे झैल में से कौन जबान की इक्तिसाब के समाजी तामुल के नजरियात पर मबनी है? क्वेश्चन पहले समझें। कह रहा है कि दर्जे झैल में से कौन जबान के इक्तिसाब यानी भाषा को अर्जन करने के लिए समाजी तामुल, समाजी तामुल का मतलब होता है सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि SI जिसको हम लोग बोलते हैं। SI का मतलब
सोशल इंटरेक्शन, यानी कि बच्चे एक दूसरे से मिलकर जो ये करते। तो दर्जे झैल में से कौन जबान की इक्तिसाब यानी भाषा अर्जन की जो है समाजी तामुल के नजरियात पर मबनी है। आपने पढ़ा होगा कि वाइगोत्स्की ने यह कहा था कि एक बच्चा जो जबान सीखता है वो किससे सीखता है, तो दोस्तों एक दूसरे के अंतः संबंधित यानी कि ग्रुप में आकर। ठीक है, अब आप देखिए, जबान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब निसाब से परे किसी जबान पर तवज्जो दी जाए। यानी ये कह रहे हैं कि जबान की आमोजिश उसी वक्त हो सकती है जब हम निसाब से बाहर जाएंगे, तब जबान की आमोजिशों की सीखा जाएगा। जबान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब उन्हें नकल करने और उसे बेहतर बनाने का मौका हो। हमें समाजी तामुल की बात हो रही ना, तो समाजी तामुल में नकल तो नहीं आएगा। जबान के आमोजगार के लिए जरूरी है कि उसे दूसरों के साथ मानी पर तबादला ख्याल और बहसो मुबाहसे का मौका मिले। यानी ये कह रहे हैं कि सामाजी तामुल कब आएगा, जब हम किसी चीज पर डिस्कशन करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, किसी नतीजे तक पहुंचेंगे, वो समाजी तामुल हुआ। तो वो यही है कि ये जरूरी है कि दूसरों के साथ मानी पर तबादला ख्याल और बहसो मुबाहसे का मौका मिले। तो ये आपका जो है ना सी वाला आपका बिल्कुल राइट है और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जब तलबा मुलाजिमत के लिए बेहतरीन मौके के लिए जबान सीखते हैं, तो जबान सीखने का मुहर्रिक होता है। यानी जबान सीखने का जो ये अमल है वो क्या होता है, किस लिए हम सीख रहे हैं, मुलाजिमत के लिए यानी नौकरी के लिए। खारजी होता है मुलाजिमत मरकूज, अना मरकूज और फितरी या फिर बातिनी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आप यहां पर यह समझ लें कि हम जो है ना जबान जो सीखते हैं, जबान का मतलब यह हुआ कि हम अपनी इजहार ख्याल करना आ जाए और दूसरों की इजहार राय को हम समझ लें। तो जब तलबा मुलाजमत के बेहतरीन मौके के लिए जबान सीखते हैं यानी नौकरी के लिए सीखते हैं, तो दोस्तों ये मुलाजिमत मरकूज तो होगा नहीं। अच्छा, अना मरकूज का मतलब होता अपने आप के लिए जबान सीखना, ये भी नहीं होगा। फितरी का मतलब होता ऑटोमेटिकली, लेकिन ये एक खारजी अमल है। चूंकि दोस्तों ये आपको जबान सीखने का मेन मकसद है कि आपका इजहार ख्याल हो जाए, ठीक है, लेकिन कोई नौकरी के लिए मुलाजिमत के लिए कर रहा है तो ये एक खारजी अमल होगा जी, बहाई अमल होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जबान के मुअस्सिर क्लास की सबसे अहम खुसूसियत आमोजगारों को डॉट डॉट का मौका फराहम करना है। नकल, तामुल, गलतियों को कम करने और तायुन कदर। यानी ये कह रहे हैं कि जबान की मुअस्सिर क्लास की यानी जबान की बेहतरीन क्लास की सबसे अहम खुसूसियत ये है, यानी इसमें से सबसे अहम खुसूसियत क्या है कि बच्चों को क्या चीज का मौका देना चाहिए। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि नकल करना। अच्छा, नकल करना में तख्लीकियत तो नहीं आती है। अच्छा, गलतियों को कम करना, तायुन कदर। आपने पढ़ा होगा कि वाइगोत्स्की ने कहा था कि एक बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ हमें क्या करना है, खेलने देना है। तो ये आपका तामुल सबसे बेस्ट होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल डॉट डॉट और डॉट डॉट के आमोजिश का हिस्सा है। पढ़ना खुद, खानदगी, जबान, खुद हम जोली, स्कूल, कमरा जमात। यानी ये कह रहे हैं कि अलग अलग रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल। आपने देखा होगा कि जो बच्चे का स्कूल होता है उसका जो LKG UKG 1 क्लास जो होता है वो बिल्कुल रंगीन होता है, दीवारों पे बहुत सारी तस्वीर बनी होती है, इसलिए कि बच्चे जब तस्वीर को देखते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ वो अपने इजहार राय रखते हैं, ख्यालात बयान करते हैं। तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल, ये क्या होगा आपका, खानदगी। खानदगी का मतलब पढ़ना, और दोस्तों क्या होगा, जबान के आमोजिश का हिस्सा है। चूंकि ये रंग बिरंगे तस्वीर के जरिए बच्चे जबान सीखते हैं, उससे जल्दी कनेक्ट होते हैं, तो ये आपका होगा खानदगी, जबान का हिस्सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि माखज की हैसियत से कसीर लिसानियात का मतलब है बच्चे की जबान में हर लफ्ज का मुसावी लफ्ज फराहम करना, दरसियात से परे जबान की तदरीस, आमोजगारों की जबान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल, कई जबानों की आमोजिश। जी 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए तब फिर आप इसको बनाइएगा। क्वेश्चन आपसे यह कहा जा रहा है
कि माखज, माखज का मतलब स्त्रोत, यानी जहां से जो चीज हम सीखते हैं उसकी हैसियत से कसीर लिसानियात, यानी ये कहा जा रहा है कि कसीर लिसानियात का मतलब क्या हुआ। हमने ये पढ़ा था कि कसीर लिसानियात का मतलब हुआ बहुभाषिकता, और बहुभाषिकता का मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है, और हमें हर बच्चे को उनकी मादरी जबान में क्या करनी है जी, बोलने की मुकम्मल आजादी देनी है जी। तो दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि बच्चे की जबान में हर लफ्ज का मुसावी लफ्ज फराहम करना, यानी बच्चे की जो लैंग्वेज है ना उसी में उस लफ्ज का दूसरा लफ्ज मुसावी फराहम करना, या फिर दरसियात से परे जबान की तदरीस, आमोजगारों की जबान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल। तो यही तो कहा गया है कि कसीर लिसानियात ये है कि हमें बच्चों को उनकी मादरी जबान में बात करने की मुकम्मल आजादी देनी है। तो ये आपका सी वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये है, हर जबान के अपने कवायद हैं और यह रियासत के ताबे होते हैं, मरकज के ताबे होते हैं, मरकज का मतलब होता है केंद्र यानी सेंट्रल, रस्म खत के ताबे होते हैं और उसूल के ताबे होते हैं, यानी हर जबान के अपने कवायद। कवायद का मतलब होता है व्याकरण। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो व्याकरण होता है ना वो राज्य का या मरकज या रस्म खत के ताबे ये नहीं होता, बल्कि जबान का जो कायदा होता है, जो कि व्याकरण होता है, वो उसूल के ताबे होता है, यानी नियम के ताबे, नियम के ताबे होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, से लिसानी फॉर्मूला के मुताबिक तीसरी जबान होती है। से लिसानी फॉर्मूला का मतलब यह होता है त्रिभाषा शिक्षण सूत्र, जो कि अभी लागू है, यानी 3 भाषाओं में बच्चों को जबान सिखाना। अब दोस्तों से लिसानी फॉर्मूला के मुताबिक जो तीसरी जबान होगी वो क्या होगी। पहला यह है सिर्फ संस्कृत, हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए इलाहिदा जबान, सिर्फ कोई गैर मुल्की जबान, पूरे मुल्क में एक जैसी जबान। तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि से लिसानी फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, तो पहले आप उसको समझ लीजिए। अरे कहां चला गया जी, से लिसानी फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। दोस्तों से लिसानी फॉर्मूला में 3 जबानें होंगी, ठीक है। तो सबसे जो पहले जबान होगी वो आपकी कौन सी जबान होगी, मादरी जबान होगी। कौन सी जबान होगी, मादरी जबान होगी। कौन सी जबान होगी, मादरी जबान। जैसे कि आप ले सकते हैं उर्दू है, जैसे कि आप ले सकते हैं हिंदी है, जैसे कि दोस्तों बंगाली है, ये आपकी मादरी जबान है, ठीक है। दूसरी जबान के तौर पर जो है वो कौन सी जबान होगी, तो दोस्तों हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी, क्योंकि ये दोनों जबानें हिंदुस्तान के अक्सर बेशतर रियासत की बोली जाने वाली जबान है। अच्छा, तीसरी जबान के तौर पर जो है से लिसानी फॉर्मूला में यह कहा गया है कि दोस्तों तीसरी जबान के तौर पर अंग्रेजी या कोई जदीद भारतीय जबान। कौन सी जबान, अंग्रेजी या फिर कोई जदीद भारतीय जबान। अब जदीद जबानों में बहुत सारी जबानें आ सकती है। यह है दोस्तों कि पहली तौर पर मादरी जबान यानी कि उर्दू हिंदी बंगाली जो हो, और दूसरी में हिंदी या अंग्रेजी, और तीसरी में अंग्रेजी या जदीद हिंदुस्तानी जबान। तो दोस्तों अब यहां पे कि से लिसानी फॉर्मूला के मुताबिक तीसरी जबान होती है, तीसरी कौन सी है, तो दोस्तों अंग्रेजी या जदीद जबान। अब देखिए ये जो है ना कि सिर्फ संस्कृत, ये आपका कट जाएगा। सिर्फ कोई गैर मुल्की, तो ये भी कट जाएगा। पूरे मुल्क में एक जैसी, ये भी कट जाएगा। हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए कोई इलाहिदा जबान। तो यहां पर आप देखेंगे तो अंग्रेजी या फिर दोस्तों कहा गया कि जदीद जबान, तो जदीद जबान में कौन सी जबान आएगी, हिंदी आएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों इसीलिए आपका हो जाएगा हिंदी और गैर हिंदी बोलने वालों के लिए कोई रियासत की इलाहिदा जबान। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि दर्जे झैल में से कौन सा सवाल बच्चों की जबान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज्यादा मुआविन होगा। क्या कह रहा है कि वो कौन सा सवाल है जो बच्चों की जबान की सलाहियत, यानी जो इस जब को बच्चे इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो भाषा के जो सलाहियत है उसमें वो क्या करेगा, ज्यादा हेल्प करेगा। वो कौन सी जबान है, ऑप्शन ए में है लफ्ज तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना। बच्चे को कहा जाए कि आप लफ्ज तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बना लीजिए, या अपने और अपनी वालदा के दरमियान होने वाला मकालमा तहरीर करना,
कि तुम्हारे माँ बाप जो बातचीत करते हैं उसको क्या करो, लिखो। दोस्तों हमें क्या करना है कि जबान की सलाहियत के इजाफे को बढ़ाना है। तो यहां पर जब उसको लिखेगा तो इसमें तो उसको लिखने वाली बात आएगी ना, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। मुताला करदा नज्म के खालिक का नाम लिखना, अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक नाम का लिखना। 16 नंबर क्वेश्चन पे अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आपको यहां पर एक चीज और गौर करना होगा, वो ये है कि दर्जे झैल में से कौन सा सवाल बच्चों की जबान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज्यादा मुआविन होगा। इस पूरे में अगर आप देखेंगे, अगर यह कहा जाए कि तरजीह से एक जुमला बनाइए, ठीक है जुमला बन जाएगा, लेकिन इसमें कोई तख्लीकियत नहीं पाई जाएगी। लेकिन अगर यह कहे कि अपनी और अपनी वालदा के दरमियान होने वाली भी मकालमा को तहरीर करें, तो दोस्तों यहां पर यह अपना एक अनुभव को शेयर करेगा, यह अपना एक एक्सपीरियंस को शेयर करेगा। अगर हम ये कहते हैं कि मुताला करद नज्म के खालिक का नाम लिखिए, तो एक ही चीज ना लिखेगा। मान लीजिए कि आबिद या हामिद, जैद, कुछ एक चीज, अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम लिख लीजिए, कोई एक नाम लिखा जाएगा। यहां पर ये बहुत सारी चीजों को अपना इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन अपनी वालदा और वालिद के दरमियान जो बातचीत हो रही है इसको लिखेगा तो वो अपने अनुभव को शेयर करेगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, एक बार जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि दर्जे झैल में से कौन बच्चों की जबान के इक्तिसाब में मुआविन होता है। बच्चों की जबान के इक्तिसाब का मतलब अर्जन में कौन जो है क्या होता है, मुआविन होता है। ऑप्शन ए में है घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना, बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, घर का माहौल जहां बच्चे को बोलने की ज्यादा आजादी नहीं हो। दोस्तों हमने पढ़ा है कि बच्चे जो जबान सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, समाजी तामुल से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, समाजी तामुल से, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया से। तो बच्चों की जबान के इक्तिसाब में कौन मुआविन होगा, तो वो ये होगा कि दूसरे बच्चों के साथ खेलना। जब वो खेलेगा तो एक दूसरे के कनेक्ट में आएगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है 18 नंबर में, आमोजगार किस तरह जबान का इक्तिसाब कर सकता है। यानी एक अधिगम करता जबान का इक्तिसाब यानी भाषा का अर्जन कैसे कर सकता है। ऑप्शन ए में है जबान की साख्त का तज्जिया करके, तज्जिया का मतलब होता है विश्लेषण, और जबान के अदब का मुताला करके, और जबान के बोलने वालों की सकाफत का मुताला करके, फितरी तामुल माहौल में जबान को बरत कर। अगर आपको यह पूछा जाए कि आप जबान कैसे हासिल कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है जबान हम इस्तेमाल करके, फितरी, चूंकि यहां पर इक्तिसाब लफ्ज है तो इसीलिए फितरी तामुल, ये आपका बिल्कुल राइट है, सही है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि जबान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती है। यानी यह कहा जा रहा है कि भाषा के अधिगम में किस चीज की कोई अहमियत नहीं होती है। भाषा अधिगम में किस चीज की कोई अहमियत नहीं है। ऑप्शन ए में है तरतीब की, खुद एतमादी की, आमोजिशी रवैये की, तर्जमा की। जब आपको निगेटिव पूछा गया है तो इसमें पॉजिटिव आंसर 3 को होगा और एक जो है वो आपका निगेटिव होगा, और जो निगेटिव होगा वही आंसर आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर हम यहां पर लफ्ज आया है आमोजिश, तो आमोजिश का मतलब होता है ट्रांसलेट, आमोजिश का मतलब होता है सीखना, यानी कि अधिगम आता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें यह कहें कि तरतीब की अहमियत नहीं, बगैर तरतीब के आप जबान नहीं सीख सकते, इसलिए कि मेरे भाई आपको स्टेप बाय स्टेप निसाब के मुताबिक जबान सीखना होगा। यह बिल्कुल सही है। खुद एतमादी का मतलब होता है अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना। अगर दोस्तों जी, हार उस वक्त तक नहीं होती है जब तक आदमी हार मान नहीं ले। जी, नहीं कहते अरे ये आदमी बहुत बेलज है, क्यों, वो हार ही नहीं मान रहा, इसलिए उसको हराया जाता है, जबरदस्ती हराओ, जबरदस्ती। और जब वो हार मान लेता है तो फिर हार हो जाती है।
तो वही चीज कहा जा रहा है कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप हार मानोगे नहीं। तो ये दोस्तों आपका क्या है, खुद एतमादी, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, आमोजिशी रवैया आप किस तरह सीख रहे हैं, ये सही है, लेकिन तर्जमा की इसकी जो है ना आमोजिश में अहमियत नहीं होती है, तो इसीलिए आपका जो है ना डी वाला कटेगा। तो यही डी आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा यह जा रहा है कि जबान के सबक की तदरीस के दौरान उस्ताद को साइंस और समाजी उलूम के असबाक में जेर बहस लाना और तलबा को वह मवाद पढ़ने के लिए कहना चाहिए क्योंकि यह जबान के सबक के साथ मरबूत होता है। इस तरह का अंदाजे नजर होता, ऑप्शन ए में है, निसाब से परे जबान, जबान की तकसीरी तदरीस, मजमून जबान की तदरीस और बैनुल उलूमी। दोस्तों क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे यह कहा जा रहा है कि हम जो जबान यानी कि भाषा, जबान का मतलब भाषा, जबान यानी कि भाषा के सबक की तदरीस, हम बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, भाषा पढ़ा रहे हैं, उसकी शिक्षण कर रहे हैं। उस्ताद को साइंस और समाजी उलूम यानी कि दोस्तों सोशल साइंस के असबाक जेर बहस लाना चाहिए। अब देखे होंगे कि यानी ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज जब आप पढ़ाते हैं तो उसमें आपको साइंस वगैरह, सोशल साइंस की समाज में क्या हो रहा है, इन सब चीजों को भी जेर बहस लाना चाहिए। तो कोई टीचर ये समझेगा कि भाई हमको जबान पढ़ाना है, तो जबान का तो मतलब ये आया कि हमें बोलना आ जाए, बच्चे को बोलना आ जाए, दूसरों की बातों को समझ ले, सही ढंग पे, सही जगह, सही तलफ्फुज का उच्चारण कर ले, यही तो जबान है। हमें सोशल साइंस से क्या मतलब है, नहीं, ये कह रहा है कि आपको जो है ना साइंस और सोशल साइंस को भी जेरे बहस लाना है। तो ये क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आपका जो टॉपिक है, एक टीचर का टॉपिक क्या है, जबान के टीचर का, तो जबान के टीचर का टॉपिक है भाषा, यानी कि लैंग्वेज क्या है दोस्तों, लैंग्वेज है, उसका क्या है, लैंग्वेज है यानी कि जबान है। लेकिन वो जबान से हटके, अलग हटके क्या जा रहा है, एसएसटी में जा रहा है, साइंस में जा रहा है। तो दोस्तों ये क्या होगा, नसाब से परे, क्या होगा, निसाब से परे जबान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में जबानों के कितने खानदान हैं। खानदान आप समझते हैं, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जबान जो है ना उसके 8 खानदान है। कितने खानदान है जबान के, पूरी दुनिया में जो जबान है उसके 8 खानदान है। और इस 8 खानदानों में जो सबसे बड़ा खानदान है वो आपका है हिंद यूरोपी। ठीक है, और इसी हिंद यूरोपी से दोस्तों क्या निकला है, हिंद आर्याई। ठीक है, और फिर इसी हिंद आर्याई की जो जबान थी ना वो थी संस्कृत, और फिर इसी संस्कृत से आगे चल के दोस्तों उर्दू और हिंदी, ये सब जदीद जबानें बनी हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में जबानों के खानदान यानी जबान के परिवार कितने हैं। ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन नंबर डी में 8। तो इसको समझने से पहले यहां यह नहीं कहा गया कि जबान के खानदान कितने, अगर यह पूछा जाता कि जबान के खानदान कितने तब आप 8 बताते। आपको यहां लगा हुआ कि हिंदुस्तान में हम जो जबान की खानदान बताए हैं वो पूरी दुनिया की जबान 8 खानदानों में बांटी गई है। यहां पे पूछा गया हिंदुस्तान में, तो जब हिंदुस्तान लग गया तो इसके लिए थोड़ी सी ये बात को आप समझ लीजिए, तब आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। हिंदुस्तान में जबानों के 4 बड़े खानदान पाए जाते। कितने, 4 बड़े जबानों के खानदान पाए जाते। कौन कौन सा, तो वो खानदान कौन कौन से देख लीजिए। जैसे कि हिंद आर्याई जबानों का खानदान जिसका हमने जिक्र किया, उस 8 खानदानों में से जो सबसे बड़ा खानदान है ना वो हिंद यूरोपी, और उसी हिंद यूरोपी से क्या निकला, हिंद आर्याई। ठीक है, तो हिंद आर्याई जबानों का खानदान जो है ना इसी में से दोस्तों हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी वगैरह निकला है। और दूसरा आपका है दरावड़ी जबानों का खानदान, ये एक खानदान है दरावड़ी, इसी से निकला है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और तीसरा आपका है आष्ट्रक, जिसे हम लोग मुंडा जबानों का खानदान कहते हैं, जैसे कि संथाली, मुंडा और हो जी, ये जबान है एक हो। ये सारी जबान जो है ना आष्ट्रक खानदान से निकला, जिसे कि मुंडा भी कहा जाता है। और चौथा आपका तिब्बती, तिब्बत का मतलब होता है पहाड़ जी, तिब्बत एक देशी था जी। तो तिब्बती यानी कि बर्मी जबानों का खानदान, जैसे बोडो,
नागा, मणिपुरी। तो ये सब दोस्तों इससे, तो टोटल हिंदुस्तान के अंदर जबानों के खानदान कितने हैं? 4 खानदान है। कितने हैं? 4। लेकिन पूरे ओवरऑल जबान के खानदान कितने हैं? तो दोस्तों 8। कितने हैं? 8 है। अब आपका सवाल क्या होगा कि हिंदुस्तान में जबानों के कितने खानदान हैं? 10, 4, 6 और 8। तो दोस्तों आपको याद रखना है 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी वाला राइट हो जाएगा। आपके लैंग्वेज जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किस खानदान में आते हैं? तो ये द्राविड़ी खानदान में आते हैं। अगर आपसे पूछ ले हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी किस खानदान में आते हैं? तो हिंद आर्याई में आते हैं। संथाली, मुंडा, हो किस में आता है? तो आष्ट्रक में यानी कि मुंडा में आता है। और बोडो, नागा, मणिपुरी तो तिब्बती में आता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है, पूछा यह गया है कि जबान की आमोजिश के वकूफी तनाजुर का जोर होता है। वकूफी तनाजुर का मतलब होता है कॉग्निटिव मेथड, यानी कि संज्ञानात्मक जो प्रणाली है, संज्ञानात्मक प्रणाली जिसका ताल्लुक दिमाग से यानी सोचने से है। ठीक है, ऑप्शन ए में है जल्द अज जल्द गलतियों की इस्लाह करनी चाहिए वरना वो बच्चों के जहन में महफूज हो जाएंगे। गलतियां जबान के आमोजिशी अमल का हिस्सा है। आदत डालने का अमल जबान की आमोजिश में मुआविन होता है। उस्ताद को चाहिए कि मकालमों को याद करने और दोहराने की हौसला अफजाई करे। दोस्तों मेरे भाई, आप ये याद रखें कि जो कॉग्निटिव मेथड है यानी कि जो वकूफी तनाजुर है, वो ये कहता है कि बच्चे जो है ना गलतियां करके जबान सीखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो वो इस बात की दलील है कि बच्चे जबान सीख रहे हैं। तो इसीलिए गलतियां जबान के आमोजिश का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जबान की आमोजिश में सबसे अहम क्या है? सरगर्मी शीट, निसाबी किताब, मुआविन दरसी किताब, अदब इत्फाल। यहां पर लिखा हुआ है आमोजिश। आमोजिश का मतलब होता है अधिगम। तो दोस्तों जबान की अधिगम में सबसे अहम क्या होगा? बाल साहित्य यानी कि अदब इत्फाल। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, एक बच्चा अपनी पहली जबान कुदरती तौर पर डॉट डॉट क्या करता है? हासिल करता है, तकवीयत पहुंचाता है, सीखता है, नकल करता है। जी, एक बच्चा अपनी पहली जबान, तो पहली जबान से कौन सी जबान मुराद होगी? तो पहली जबान से मुराद होगी मातृभाषा यानी कि मदर टंग। यानी कि दोस्तों पहली जबान से क्या होगी? मादरी जबान। तो मादरी जबान क्या की जाती है? तो मादरी जबान जो है ना हासिल की जाती है, इसका इक्तिसाब होता है, इसका हुसूल होता है। जी, इसको सीखा नहीं जाता है। सीखने का मतलब यह होता है कि जब हम किसी चीज में मेहनत करते, जैसे उर्दू पेडागोजी है, आप सीख रहे हैं, लेकिन आप अपने घर की लैंग्वेज वो कभी नहीं सीखे। आप वक्त के तहत, हालात के तहत अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चीज आ गई है। तो एक बच्चा अपनी पहली जबान कुदरती तौर पर क्या करता है? हासिल करता है, हासिल करता है। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि दर्जे झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? यानी 4 स्टेटमेंट, कौन सा बयान दुरुस्त है? बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो एक खाली स्लेट की तरह होते हैं। बच्चों को बहुत सी अल्फाज रटाने के बाद जबान की तालीम देनी चाहिए। पहली जमात के बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते। बच्चे तजर्बात का एक खजाना लेकर स्कूल आते हैं। दोस्तों हमने आपको बताया था कि एक बच्चा 4 साल की उम्र में, कब? 4 साल की उम्र में वो क्या करता है? तो वो दोस्तों अपनी मादरी जबान को मुकम्मल तौर पर क्या करता है? हासिल कर लेता है। और जब एक बच्चा 6 साल की उम्र का होता है तो दोस्तों वो लगभग क्या करता है? 5000 अल्फाज का जखीरा जो है वो अपने अंदर दोस्तों हासिल कर लिया होता है। तो गोया कि एक बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उस वक्त वो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को यानी कि तजर्बात का एक खजाना लेकर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है जी, अगला क्वेश्चन है कि जबान की एक गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है? जबान का तरबियती मरकज, स्कूल, जबान की तजर्बागाह, घर का माहौल। देखिए जबान जब हम सीखते हैं तो वो 2 माहौल में सीखते हैं। एक आपका हो जाता है रस्मी माहौल। रस्मी माहौल में जो जबान सीखी जाती है उसको कहा जाता है रस्मी जबान। कौन सी जबान? रस्मी जबान।
और जो दूसरा आपका है वो हो जाता है गैर रस्मी माहौल। क्या हो जाता है? गैर रस्मी माहौल में जो दो जबान सीखी जाती है उसे कहते हैं गैर रस्मी जबान। क्या कहते हैं? गैर रस्मी जबान। अब देखिए, रस्मी माहौल का मतलब ये हुआ कि जो हम टाइम टेबल पे सीखते हैं। टाइम टेबल पर हम कौन, जैसे कि दूसरी जबान हम सीखेंगे, जैसे कि जिसके लिए स्कूल, कॉलेज, उस्ताद, मदरसा, मकतब ये सब जाने की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपका रस्मी जबान। गोया कि रस्मी जबान जो होगी इसमें कौन सी जबान आएगी? दूसरी जबान। और दूसरी जबान को ही क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं हदफे जबान। और हदफे जबान को ही क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मियारी जबान। ठीक है। गैर रस्मी जबान में कौन सी जबान आएगी? तो मादरी जबान। कौन सी जबान आएगी? मादरी जबान। हमें कहा गया कि जबान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है? गैर रस्मी। तो दोस्तों आपका घर का माहौल। जी, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि कौन सी जबान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है? कल 6 बजे से जो है महा मैराथन उर्दू का क्लास है। 6 बजे याद रखिएगा, 6 PM में यह क्लास छूटने ना पाए। क्योंकि लाइव कर लीजिएगा तो कर लीजिएगा, लगभग 4 घंटा प्लस का होगा, तो लाइव कर लेंगे तो कर लेंगे। बाद में देखते देखते आप थकेंगे, तो इसलिए आप सोचिए कि कोशिश कीजिएगा कि छूटने ना पाए। कौन सी जबान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है? मादरी जबान? जी नहीं। घर में बोली जाने वाली जबान, पहली जबान, दूसरी जबान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरी जबान। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जबान सीखने के हवाले से दर्जे झैल में से कौन दुरुस्त है? क्या कहा जा रहा है कि जबान सीखने के हवाले से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? ऑप्शन ए में है, बच्चे स्कूल आकर जबान सीखते हैं। हर बच्चे में जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से जबान सीखते हैं। बच्चे जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं होती है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, एक तो आपने पढ़ा कि ले वाइगोत्स्की, और दूसरा आपने पढ़ा है नोम चॉम्स्की के बारे में। नोम चॉम्स्की ने क्या कहा कि हर बच्चे के अंदर जबान सीखने की सलाहियत क्या होती है? तो ये क्या होती है दोस्तों? पैदाइशी होती है। क्या होती है? पैदाइशी होती है। तो इसीलिए हर बच्चे में जबान सीखने की सलाहियत क्या होती है दोस्तों? पैदाइशी सलाहियत। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। और नोम चॉम्स्की ने ही कहा था कि हर बच्चे के दिमाग में LA और D होता है, लैड। इसका मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा को कैप्चर करने का एक यंत्र, यानी कि आला, यानी कि जबान को हासिल करने का एक आला, जी, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा और छुआ नहीं जा सकता। यह बात किसने कही थी? नोम चॉम्स्की ने। लेकिन अगर आपसे यह पूछ ले कि यह बताइए कि SLA का नियम किसने दिया था? SLA का नियम। तो SLA का मतलब होता है S से सेकंड, L से लैंग्वेज, A से एक्विजिशन। सेकंड यानी द्वितीय जबान हासिल करने का, यानी कि द्वितीय जबान अर्जन करने का, जी क्या कहते हैं, यंत्र। ये दोस्तों किसने दिया था? तो ये दिया था स्टीफन क्रेशन ने। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये बताइए SI का नियम किसने दिया था? तो SI का मतलब होता है सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया। ये किसने दिया था? तो दोस्तों वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। 29 नंबर में कहा जा रहा है, जबान सीखने के लिए दर्जे झैल में से कौन सबसे अहम है? यानी भाषा सीखने के लिए दर्जे झैल में कौन सबसे अहम है? समाजी तामुल, किताबें पढ़ना, फिल्में या ड्रामे देखना, तदरीसी आमोजिशी मवाद इस्तेमाल। तो जाहिर सी बात है समाजी तामुल ये सबसे अहम है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहली जमात की जबान की निसाबी किताब हुरूफ तहज्जी, 2 हरफी, 6 हरफी, अल्फाज और फिर कहानियों और नज्मों से शुरू होती है। इस निसाबी किताब ने कौन सा अंदाज अपनाया गया? ऊपर से नीचे, इंजिबाती, दरसियाती खाके, नीचे से ऊपर। तो आप देख रहे हैं क्या है? तो सबसे पहले आपका हुरूफ है। उसके बाद क्या कहा गया कि दोस्तों 2 हरफी है,
उसके बाद क्या कहा गया है, तो से हरफी है, उसके बाद फिर क्या कहा गया है कि फिर अल्फाज है, फिर क्या है, तो फिर कहानी है, फिर क्या है, तो फिर नज्म है। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है कि ये नीचे से ऊपर का काम हो रहा है। क्या हो रहा है, ये नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर, यानी कि बॉटम अप। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी जबान सीखता है बोलकर, लिखकर, रस्मी आमोजिशी माहौल में सुनकर। दोस्तों एक बच्चा जो बुनियादी तौर पर मादरी जबान, अच्छा मादरी जबान कभी हम लिखकर या रस्मी माहौल में किसी उस्ताद से नहीं सीखते हैं, बल्कि हम सुनते सुनते सीख जाते हैं जी। जैसा आप बोलिएगा उसी तरह आपके बच्चे भी सुन के बोल लेंगे जी। तो सुनकर सीखता है, ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली जबान को फरोग देने से उमूमन क्या मुराद लेते हैं? फरोग, वकूफ, आमोजिश, अपने आप सीखना। देखिए वकूफ का मतलब होता है कॉग्निटिव यानी कि जी संज्ञानात्मक, और फरोग का मतलब हुआ डेवलप करना। लेकिन पहली जबान को फरोग देने से मुराद होता है कि आप जो अपने आप में सीखे हैं उसी को डेवलप करना। तो इसीलिए आपका क्या होगा, डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ मादरी जबान बोलने वाले बच्चे हैं। उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी जबानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है। इस तरह तलबा रोज मुख्तलिफ जबानों के नए अल्फाज से मुतारिफ होते हैं। इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है? तनू बतौर हिकमत अमली, यक लिसानियात, कसीर लिसानियात बतौर माखज, बहुत सी जबानें सीखना। यानी ये कह रहे हैं कि एक उस्ताद जो है ना वो पहली क्लास का है, ठीक है, वहां पर जो है ना बच्चे अपनी मादरी जबान बोलने वाले बहुत सारे बच्चे आते हैं। उस्ताद उन सभी बच्चों को कहते हैं कि बाबू जब तुम घर से आते हो तो तुम्हारी जो अपनी मादरी जबान है ना उसी में दुआ सलाम करो, उसी में बातचीत करो, लजाने शर्माने की बात नहीं है, यानी तुम अपनी मादरी जबान में बातचीत करो। तो यहां पर उस्ताद क्या कर रहा है दोस्तों, तो यहां पर वो ये कर रहा है कि मादरी जबान में बात करने के लिए बच्चों को हौसला अफजाई कर रहा है, डेवलप। तो यही तो आपका क्या होगा, कसीर लिसानियात होगा, कसीर लिसानियात होगा। और चूंकि बच्चे घर से आते हैं तो यहां पर हो जाएगा कसीर लिसानियात बतौरे माखज। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपके स्क्रीन पर 34 नंबर में, कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 34 में दोस्तों आपसे यह कहा जा रहा है कि हमें यह बताइए कि दर्ज झैल में से कौन आमोजगारों को दर्ज झैल में से कौन आमोजगारों को जबान से मुतारफ कराने का मिसाली तरीका नहीं है? यानी ये कह रहे हैं कि जो आमोजगार का मतलब अधिगम करता है यानी सीखने वाले, तो जो आमोजगार है उसको अगर हमको जबान से ताल्लुक जोड़ना है तो कौन सा तरीका सही नहीं है? ऑप्शन ए में है हुरूफ तहज्जी के हुरूफ की तदरीस, हम बच्चे को हुरूफ तहज्जी पढ़ाएं, बोलने और सुनने में शिरकत, नज्म और गाने, मुस्तामल लफ्ज और छोटे जुमले। दोस्तों हमें यह कहा जा रहा है कि वो कौन सा मेथड है जो कि क्या है, मिसाली नहीं है। अब एक बात ये बताइए, सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चे को, तो हमें जबान से मुतारफ कराने का मतलब है कि जबान से उसको जोड़ना है। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे को हम तामुल कराएंगे, एक बच्चे दूसरे बच्चे के साथ खेलेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले किसी भी चीज को जब हम सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, पहले हम सुनते हैं, पहले हम बोलते नहीं हैं। लेकिन एक बच्चा जो आपके घर में है, याद रखिएगा, उसमें आप एक नॉर्मल बोली बोलिए, लेकिन एक आप गा गा के बोलिए, गा गा के बोलिए। देखिएगा जब बच्चा छोटा सा रोता है तो उसका बाप उसको कहता है चुप हो जाओ चुप हो जाओ, वो नहीं चुपता है, लेकिन उसकी माँ जो है ना उसको एक बेहतरीन सुरीली आवाज में गा के सुनाती है तो चुप हो जाता है बच्चा। होता है कि नहीं होता है? यानी पता ये चला कि बच्चा स्टार्टिंग में ना नज्म और गाने जो है ना मौसीकी, उससे अपने आप को जुड़ाव करता है। इसीलिए देखिएगा कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये वाले ज्यादा सुनेगा बच्चा जी। तो यानी कि आप एक बच्चे को मिसाली तरीका ये होगा कि आप नज्म और गाने, ये मिसाली तरीका है क्योंकि ये बच्चे स्टार्टिंग में इससे जुड़ते हैं वो। अच्छा, बोलने और सुनने में शिरकत,
दोस्तों कि बच्चा स्टार्टिंग में सुनकर ही जबान को सीखता है, तो चूंकि आप उसको जबान से मुतारफ कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वो सुनेगा तभी तो बोलेगा, तो इसमें उसकी शिरकत होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुस्तामल लफ्ज और छोटे छोटे जुमले, चूंकि आप उसको स्टार्टिंग में बच्चे को जबान सिखा रहे हैं, तो इसलिए हमको मुस्तामल लफ्ज यानी छोटे छोटे जुमलों में, छोटे छोटे वाक्य में, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये कहना कि हुरूफ तहज्जी की हुरूफ की तदरीस लेकर बैठा रहे, तो ये बाद की चीज है, पहले हमें उसको जबान से कनेक्ट करना है। तो इसीलिए ये आपका निगेटिव है, और निगेटिव ही बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, आप ये सोचते हो कि सीटेट जो है ना, हम ऐसे ही बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ये है, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम ऐसे ही जाएंगे दे के चले आएंगे। जी नहीं, आप ऐसे ही जाइएगा दे के चले आएगा तो ऐसे ही नंबर आ जाएगा। जी, अगर आप दिमाग लड़ा के अच्छे से प्रैक्टिस करके, अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, लगभग अभी भी आपके पास है टाइम, बहुत टाइम है, बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करके आप जाइएगा ना, तो आपसे गलती नहीं होगी। और दूसरी बात क्या है कि प्रैक्टिस से फायदा ये होता है कि भाई आप बहुत सारे अल्फाज के माने नहीं जानते हो, वो प्रैक्टिस से वो आपके अंदर आ जाता है। जी, आप जो चीज भूले हुए रहते हैं वो आपके जहन में बैठ जाता है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप प्रैक्टिस करते रहें। जी, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियात क्या है? पहले मादरी, फिर मजीद जबानों की आमोजिश, बहुत सी जबानों और गैर मुल्की जबानों की मादरी जबान के तौर पर आमोजिश, सिर्फ मादरी जबान की आमोजिश, मादरी जबान के जरिया आमोजिश। देखिए, एक हम ये बोलें कि मादरी जबान में आमोजिश, और एक बोले कि मादरी जबान की आमोजिश, तो की का मतलब यह हुआ कि उस चीज को हम सिखा रहे हैं, उस चीज को हम सिखा रहे हैं। लेकिन आपको स्कूल में कभी भी मादरी जबान नहीं सिखाई जाती है, तो यहां पे यह कहा जा रहा है कि मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियात, पहले मादरी जबान फिर मजीद जबानों की आमोजिश, यानी कहा जा रहा है कि पहले बच्चे को मादरी जबान सिखाइए फिर दूसरी जबान सिखाइए। जी नहीं, मादरी जबान तो वो घर में खुद ही हासिल कर लेता है। बहुत सी जबानों और गैर मुल्की जबानों की मादरी जबान के तौर पर आमोजिश, यानी ये कह रहे हैं कि जो दूसरी जबान है ना, उसको मादरी जबान के तौर पर आप सिखा रहे हैं। नहीं, हम मादरी जबान में सिखाते हैं, के तौर पर नहीं सिखाते हैं। यह भी आपका गलत हो जाएगा। और यहां ऐसे भी सिर्फ लगा है तो यह गलत हो ही जाएगा। मादरी जबानों के जरिए आमोजिश, आपको जो सिखाई जाती है मादरी जबानों के वास्ते, मादरी जबानों के जरिया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा यह जा रहा है जी आपसे कि कुल जबान के नजरिए से मुराद है, कुल जबान के नजरिए से मुराद है। ऑप्शन नंबर ए में है, एक मफरूजा जबान की आमोजिश सबसे छोटी इकाई हुरूफ तहज्जी से शुरू होती है। एक मफरूजा की तमाम जबानें एक ही तरीके से सीखी जाती हैं। एक मफरूजा के आमोजगार पहले हुरूफ और आवाज, फिर लफ्ज, फिक्रों और फिर जुमलों के तवस्सुत से जबान सीखते हैं। एक मफरूजा के आमोजगार जबान की आमोजिश जबान के मुख्तलिफ इकाइयों, छोटी इकाइयों जैसे आवाज, हुरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन का क्या है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुल जबान के नजरिए का मतलब यही है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। मफरूजा का मतलब होता है एक नियम, एक मेथड। वो ये है, अगर ये कहा जाए कि एक मफरूजा जबान की आमोजिश सबसे छोटी इकाई हुरूफ तहज्जी से होती है, बिल्कुल सही बात है कि जब आप जबान की आमोजिश करते हैं हुरूफ तहज्जी से करते हैं जी, वहीं से आपका स्टार्टिंग होता है। जैसे मान लीजिए हमें हिंदी सीखना तो क से शुरू करेंगे, उर्दू सीखना तो अलिफ से करेंगे। अच्छा, एक मफरूजा की तमाम जबानें एक ही तरीके से सीखी जाती है? जी नहीं, ये कोई नियम नहीं हो। एक मफरूजा के आमोजगार पहले हुरूफ और आवाज, फिर लफ्ज, फिक्रों, फिर जुमलों के तवस्सुत से जबान सीखते हैं। दोस्त देखिए डी में, एक मफरूजा यानी एक नियम कि आमोजगार जबान की आमोजिश जबान के मुख्तलिफ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज, हुरूफ वगैरह को समझने से करते। ये बिल्कुल सही है, यहां पर सुनना पहले आएगा, इसीलिए डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दर्जे झैल में से कौन अपने आप जबान सीखने और जबान की आमोजिश का बुनियादी फर्क है? ऑप्शन ए में है दुरुस्तगी और रफ्तार, रफ्तार और तलफ्फुज, रवानी और दुरुस्तगी, जबान से साबका। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे 37 नंबर में?
37 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि वो कौन है जो अपने आप जबान सीखना, तो अपने आप कौन सी जबान आप सीखते हैं? मादरी जबान। और जबान की आमोजिश कौन सी जबान की करते हैं आप? तो दूसरी जबान। तो इन दोनों में फर्क क्या है? दुरुस्तगी और रफ्तार, रफ्तार और तलफ्फुज, रवानी और दुरुस्तगी, जबान से साबका। दोस्तों जब आप मादरी जबान सीखते हैं तो ये एक फितरी अमल होता है, यहां पर आपका एक घरेलू माहौल होता है, आपको क्या होता है? घरेलू माहौल। लेकिन जब आप दूसरी जबान सीखते हो तो ये दोस्तों क्या होता है? एक रस्मी माहौल होता है, यहां पर आपका घरेलू अमल माहौल नहीं होता है। तो दोनों में क्या है? जबान से साबका। ठीक है, और फर्क ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि जबान की आमोजिश आसान होगी अगर, यानी कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम आसान होगा जब, कब भाई? तो ऑप्शन ए में है लिखने से पहले कवायद और मश्क के लिए मजीद वक्त दिया जाए, दरसी किताबें न पढ़ाई जाए, इम्तिहान न हो, तलबा को जबान के एतबार से अच्छा माहौल मिले। देखिए जब आप अच्छे माहौल में जाते हैं तो जबान तो आप ऐसे ही हासिल कर लेते, तो ये सबसे बेस्ट यही होगा कि तलबा को जबान के एतबार से अच्छा माहौल मिले। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आईने हिंद के 8वीं शेड्यूल में कितनी जबानों का जिक्र है? यानी ये कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 8वीं जो कि भाषा से संबंधित है उसमें कितने भाषाओं का जिक्र है? 24, 16, 20 और 22। इसको दोस्तों एक चीज ये याद रख लीजिएगा कि जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसमें जो है ना कुल 22 भाषाओं का जिक्र है। लेकिन एक चीज आप ये याद रख लीजिएगा कि कौन सी भाषा कहां बोली जाती है, ये भी पूछा जाता है आपसे जी। ये ईवीएस का क्वेश्चन है, कौन सी भाषा कहां बोली जाती है। तो ये चीज आप याद रख लेंगे तो बेहतर होगा, और ऐसे कल हम महामैराथन में इस चीज को कराएंगे। आईने हिंद के 8वीं शेड्यूल में कुल 22 जबानों का जिक्र है। कौन कौन सा? ये जबानें दर्जे झैल है, आसामिया, बंगाली, बूडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, ठीक है, और मराठी, नेपाली, उड़िया, और उसके बाद दोस्तों आपका है पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये कुल 22 जबानों का जो जिक्र है वो संविधान के 8वीं शेड्यूल में जिक्र है। उर्दू आईने हिंद की एक तस्लीम शुदा शेड्यूल्ड जबान है। शेड्यूल्ड का मतलब ये होता है कि वो 22 जबानों में से एक जबान है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें ये बताइए कि आईने हिंद के 8वीं शेड्यूल में कितनी जबानों का जिक्र है? तो 22 जबानों का। कितनी जबानों का? 22 जबानों का। अगला क्वेश्चन है जी, है आपके स्क्रीन पर, बतौर माखज क्या पूछा गया है जी? बतौर माखज मादरी जबान के इस्तेमाल के बारे में दर्जे झैल में दिया गया कौन सा बयान दुरुस्त है? जी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, ये पूछा गया कि कौन सा बयान जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो ऑप्शन ए में है मादरी जबान अहम तदरीसियाती मौक़े फराहम करती है। बी में है ये दूसरी जबानों को नजरअंदाज करने में मुआविन होती है। सी में है ये बच्चों की आमोजिश, गौर व फिक्र और तबादला ख्याल में मुआविन होती है। ये आमोजगारों के माना अखज करने के अमल में मुस्बत रोल अदा करती है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 40 नंबर में? 40 नंबर क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया है कि दोस्तों ये बताना है कि बतौर माखज मादरी जबानों के इस्तेमाल के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। पहला यह है कि मादरी जबान अहम तदरीसियाती मौक़े फराहम करती है। तदरीसियाती का मतलब यह हुआ कि जो हम सीख रहे हैं और जो सिखा रहे हैं वो चीज। तो जैसे हम आपको उर्दू पढ़ाते हैं, आपकी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, हिंदी बोल देते हैं, कहीं पर आपके घर की भाषा बोल देते हैं, तो ये आपको एक मौका देता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, ये कहना कि ये बच्चों की आमोजिश, गौर व फिक्र, तबादला ख्याल में मुआविन होती है, बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी एक बात हमने कहा कि बच्चा के सामने जब आप गाइएगा तो वो बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट होगा, तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये आमोजगारों के माना अखज करने में मुस्बत रोल अदा करती है। कोई टीचर बच्चे में फेमस इसलिए होता है कि वो बच्चे की बहुत आसान जबान से बोल देता है जी। हालांकि ये नहीं होता कि वो बहुत ये है,
तो दोस्तों वो चीज क्या होती है कि समझने में एक मुस्बत रोल अदा करती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये कहना कि ये दूसरी जबानों को नजरअंदाज करने में मुआविन होती है, जी नहीं, बल्कि दूसरी जबान हम इसके जरिए हासिल करते हैं, तो ये वाली बात गलत है। तो इसीलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इब्तिदाई सतह पर बच्चे की जबान को फरोग देने में सबसे अहम क्या है? जबान की दरसी किताब, बच्चे का अंदाजा कद्र, कवायद का इल्म, जबान के लिए मुनासिब माहौल। नहीं कहते अरे मेरे गांव का माहौल बहुत खराब है, इस मोहल्ले का माहौल बहुत खराब है, चलिए अच्छे माहौल में अरे ये प्रोफेसर। अच्छा, एक जगह हम गए थे, समस्तीपुर की बात है, समस्तीपुर बिहार में पड़ता है, उस जगह का पूरे कॉलोनी का नाम ही था प्रोफेसर कॉलोनी। पता किया भाई क्यों? तो बोला कि यहाँ पर बहुत मुहज्जब लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आपके इलाके में भी होगा। क्यों? कहते भाई बड़े सलीकेमंद लोग हैं, बड़े आदाब व तस्लीम से रहते हैं, है ना। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जबान को फरोग देने, अगर आप कितनों अच्छा अपने घर का माहौल बना ले, बाहर का माहौल अच्छा नहीं होगा तो दिक्कत होगी। तो ये क्या है कि जबान के लिए मुनासिब माहौल, उस पूरे कॉलोनी का नाम ही था प्रोफेसर कॉलोनी जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दफा 343(2) यानी कि आर्टिकल 343 का पार्ट 2 के मुताबिक आईने हिंद इस्तेमाल के लिए कहता। अच्छा, ये जो है ना 343(2) जो है संविधान का अनुच्छेद 343(2) रहे या हिंदी में दोस्तों देखिए क का बराबर 1, क बराबर 1 और ख बराबर 2। कुछ लोगों को बेचैनी है, मेरे भाई आप चुपचाप चले जाओ, आपके कहने से हम क्लास ऑफ नहीं करेंगे, आप चुपचाप चले जाओ, जबरदस्ती तो हम आपको लाए नहीं है पकड़ के, आप एक दिन भी क्लास नहीं करोगे तो हम आपको बोलने भी नहीं जाएंगे मत करो, लेकिन आप ये मत बोलो कि रहने दीजिए। क का मतलब होता है 1, ख का मतलब होता है 2, ठीक है। यानी ये कहा जा रहा है कि 343(2) जो है यानी 343 ख संविधान के अनुच्छेद ख के मुताबिक आईने हिंद इस्तेमाल के लिए क्या कहता है? अंग्रेजी बतौर सरकारी जबान, अंग्रेजी बतौर मुआविन सरकारी जबान, और उसके बाद हिंदी बतौर सरकारी जबान, हिंदी बतौर मुआविन सरकारी जबान। देखिए 343(2) ये कहता है कि अंग्रेजी बतौर मुआविन सरकारी जबान जी। चूंकि दोस्तों हिंदी जो है ना वो सरकारी जबान है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मुंदरजा झैल में से कौन क्लासिकी जबान के पैमाने में शामिल नहीं है? क्लासिकी जबान का मतलब यह होता है शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा वो भाषा होता है जिसकी अपनी खानदान हो, जो कम से कम जिसकी 2000 की साला तारीख हो। जैसे आपका उर्दू और हिंदी है ना, ये शास्त्रीय भाषा नहीं, ये जदीद जबान है, इसकी अपनी तारीख नहीं है जी। तो क्या कहा जा रहा है आपसे कि मुंदरजा झैल में से कौन क्लासिकी जबान के पैमाने में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए में है जबान का ताल्लुक शेड्यूल्ड जबान से न हो, जबान की अपनी तारीखी रवायत हो और ये दूसरी जबानों से मुस्तार न हो। मुस्तार का मतलब उधार। जैसे देखिएगा अभी आप पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि एक दोस्तों हिंद आर्याई, यानी जो आर्या लोग हिंदुस्तान आए थे ना, तो उनकी जो जबान थी संस्कृत थी, उसी को कहा गया हिंद आर्याई। और ये जो संस्कृत है ना, संस्कृत, यही आगे चल के दोस्तों जदीद जबान, इससे बहुत सारी जबानें निकली है, जैसे कि उर्दू है, हिंदी है, मगरबी हिंदी की जबान है। तो ये जबान जो है ना उर्दू और हिंदी, ये उधार लिया गया है किससे? संस्कृत से। जबान की 1500 से 2000 साल अपनी पुरानी तारीख हो, इस जबान में कुछ कदीम अदब और रज़्मिये कलमबंद किए गए। देखिए हमें क्या कहा गया है, हमसे यह कहा गया है कि दर्जे झैल में कौन क्लासिकी जबान के पैमाने में शामिल नहीं है। जबान की अपनी तारीखी रिवायत हो और यह दूसरी जबान से मुस्तार यानी उधार न लिया गया हो, यह बिल्कुल सही है। जबान की 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख तहरीरी मवाद हो, यह बात भी बिल्कुल सही है। इस जबान में कुछ कदीम अदबी यानी कुछ किताब, पुरानी पुरानी किताब मिलती है, यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जबान का ताल्लुक शेड्यूल्ड जबानों से हो, जो भारत की संविधान की 8वीं शेड्यूल में 22 जबानें हैं, वो जदीद जबानें हैं जी। तो ये जो है ना आपका कोई दोस्तों ये नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे ये कहा जा रहा है
क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि जबान की तदरीस के दौरान उस्ताद साइंस और समाजी उलूम से मिसालें देता है। इस तरह के तरीके कार को नाम दिया जाता है। यानी उस्ताद क्या है, भाषा का टीचर है, लेकिन वो बच्चे को किससे, साइंस से और एसएसटी से दे रहा है। तो इस तरह के तरीकेकार को क्या नाम दिया जाएगा, टीपीआर यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। सीएलटी साइंस और जबान की तदरीस दरसियात से परे। अभी ये क्वेश्चन आया था, ये आपका होगा दरसियात से परे। चूंकि वो जबान का टीचर है लेकिन वो साइंस से दे रहा है तो वो आपके निसाब से हट के दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर में, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा। दरसी किताब से परे जाने का मतलब है, दरसी किताब से परे जाने का मतलब क्या होगा। ऑप्शन ए में है मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज होना चाहिए। दरसी किताब से परे जाकर बच्चे को मजीद गराबार न करना, गराबार का मतलब भारी न करना। दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना, दरसी किताब को नजरअंदाज करना और इसे परे जाना। देखिए दरसी किताब का मतलब यह होता है कि जब बच्चे को आप बाहर से मिसाल देते हैं, किताबी दुनिया से हटकर मिसाल देते हैं वो, तो यही होगा कि दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना, यही आपका होगा दरसी किताब से परे जाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, जी सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपको बताता चलूं कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, एक बार आप कमेंट करके बताइए। और कल शाम 6 बजे से ये महा मैराथन क्लास जो है उर्दू पेडागोजी का होगा, इस क्लास को करना ना भूलिएगा।